अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः कार्तिक कृष्ण दशमी दिनांक 19 नोव्हेंबर 2022 चरक सूत्रसनाध्याय 4 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं चन्द्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक शृंगवेर मरीच अजमोदा अजगंधा अजाजी गंडी राणी इति दशैमानि शूल प्रशमनानि भवन्ति। तो ये शूल प्रशमन के बारे में मैं बात कर रहा था। और शूल का सामान्यतः मतलब पेट में या उदर में शूल इस प्रकार का है, लेकिन बाकी जगह भी इस प्रकार के शूल के बारे में बताया गया है। और लक्षण कोश में अगर झांक कर देखेंगे तो शूल के ऊपर करीबन 10 पृष्ठ है। तो विभिन्न स्थल पर इस प्रकार का शूल होता रहता है। और जहाँ ग्रंथों में शूल शब्द का प्रयोग है, अब अगर शूल का है तो इसमें जो षडूषण या आजाजी वगैरह जो आजमुदा है, इनका प्रयोग हम इसमें करें क्या, ये थोड़ा सोचने की इस प्रकार की बात है। वैसे आमवाद वगैरह विकारों में अजमोदादि चूर्ण आया है और अच्छा उपयोग भी उसका होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा शूल के बारे में देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और खास करके कैंसर जैसे विकारों में जहाँ शूल ये प्रधान लक्षण इस प्रकार का है, उसको शूल कहे, वेदना कहे, पीड़ा कहे, रुझा कहे, ये एक और मुसीबत वाली बात है। और उसके अनुसार निदान भी बदलता होगा, चिकित्सा भी बदलती होगी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि सभी संदर्भ सामने लाए, पेन ऐसा लेके चले। उसमें अगर स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन नहीं तो शूल, रुझा, वेदना, पीड़ा ये सभी सामने रखेंगे और फिर जिसको जो चुनना है वो चुन सके। तो ये थोड़ा चुनौती का मामला इस प्रकार का हो जाएगा। मधु मधुकर रुधिर मोचरस मृत्कपाल लोध्र गैरिक प्रियंगु शर्करा लाजा इति दशैमानि शोणित स्थापनानि भवन्ति। तो ये टीकाकार कुछ करते हैं, रुधिरं कुंकुमम, बाकी तो कुछ नहीं किया है। ठीक है। तो रक्त का स्थापन करना, रक्त को रोकना, ये एक बात इसमें रहेगी। और ये कंडीशंस रक्त प्रदर में ज्यादा इस प्रकार की दिखाई देती है। और बाकी रक्तार्श रक्तातिसार वगैरह वगैरह इस प्रकार में भी होता है।
तो अभी रक्त प्रदर जैसे बीमारी में सबसे महत्वपूर्ण है ये हार्मोनल इम्बैलेंस या फाइब्रॉइड का होना। ज्यादातर है वो हार्मोनल इम्बैलेंस यही इस प्रकार का है। अब ये द्रव्य सामान्यतः कषाय, मधुर रसात्मक, शीतवीर्य इस प्रकार के हैं, और जिसके जरिए शीतवीर्य होने के जरिए करोति शिशरम पुनः लादनम जीवनम स्तंभम प्रसादम रक्तपित्तयो हो, तो रक्तपित्त का प्रसादन करके ये स्तंभन इस प्रकार के कार्य करते हैं, शोणित स्थापन करते हैं। तो इसमें कुंकुम यानी कि केशर ये भी है। तो केशर वैसे उष्णवीर्य माना जाता है, मुझे अभी कुमकुम का श्लोक याद नहीं है। लेकिन शायद इसके बारे में सोचेंगे। और यष्टि मधु फिर भी यहाँ भी है, मोचरस है, गैरिक है, प्रियंगु, शर्करा, लाजा ये सभी है। तो शायद इनमें से कुछ द्रव्यों का कल्प बना के कर सकते हैं। लाजा सिद्ध जल शर्करा डाल के ये दे सकते हैं। युरिन हायपरप्लेजिया मुळे हेवी ब्लीडिंग असेल तर इथे काय करावे? यूटेरिन हाइपरप्लेजिया वो ज्यादातर इसी से, हार्मोन से ही रिलेटेड इस प्रकार का रहेगा। अभी जब फाइब्राइड जैसी समस्या होती है, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल ज्यादा तकलीफ वाले हैं, तो वो ब्लीड ज्यादा करते हैं, तो उसमें फाइब्राइड की चिकित्सा देना आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। उसके सबलिंग्स भी होते हैं। तो ये बढ़ते रहते हैं। किसी एक फाइब्रॉइड को निकाल दिया तो फिर बाकी बढ़ने लगते हैं इस प्रकार से। कुमकुमम कटुकम स्निग्धम शिरोरुग व्रणजंतुजित तिक्तम वमिहरम वर्ण्यम व्यंग दोषत्रयापम, दोषत्रयाप है। हम्म। तो बेहतर ऑप्शन है ये। कटुक तिक्त स्निग्ध, ये थोड़ा सा विपरीत है। शिरोरुग व्रणजंतुजित। शिरोरुख। ठीक है, एक थोड़ा सा ऐसा देखते हैं कि केशर का इस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। तो वैसे घृत कुंकुम शर्करा नस्य में प्रयोग में लाता हूँ शिरो रोग में, वो अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन दोषत्रयापह है तो ये भी एक अच्छी बात है। कफ प्रधान रक्त दुष्टि। कटुका रुतिक्त होने के कारण हो सकता है, लेकिन दोषत्रयापह है तो फिर भी एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। दूसरा, अभी मैंने निसार शेख से एक बात सुनी, कपाल रंध्र धौती इस प्रकार से, और उसका कहना है कि पीसीओडी में खास करके उसका बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो ये पिट्यूटरी को उत्तेजित करना इस प्रकार का है, और पिट्यूटरी उत्तेजित हो जाती है तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जो ओवरीज का हो रहा है उसके ऊपर काबू पा जाता है। तो इसमें कपाल और सर, यहाँ का मध्य और आज्ञा चक्र के थोड़ा सा ऊपर, स्थपनी के थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन जहाँ पे आएगा वहां पे पिट्यूटरी है, ऐसा उसका कहना। तो सांस छोड़ते हुए, भ्रामरी करते हुए यहाँ दोनों पर आघात करना, ऐसा उसने बताया है। ये सिर्फ मैंने किया। अब भ्रामरी करते हैं। हम्म, हम्म,
मुझे जो लगा कि उसमें गर्माहट निर्माण होती है और अंदर पिट्यूटरी में कुछ एक्शन हो रही है ऐसा दिखता है, तो पीसीओडी काफी कॉमन समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी इसके बारे में थोड़ा प्रयास करें टू अवॉइड पोस्टपार्टम हिमरेज। केशर 9 महीने वापरतात इन गर्भिणी। ये शायद प्रचलन बालाजी तांबे ने लाया था, लेकिन उसका शास्त्रीय आधार क्या है तो मुझे पता नहीं था। बालाजी तांबे ने अगर किसी परंपरा से ये उठाया है तो एक शायद हो सकता है। ये जनरली 5 बार करना है। एक भ्रामरी, इस प्रकार के 5 समय भ्रामरी करना है। दिन में 1 बार खाली पेट करेंगे तो भी ठीक है। और उसका कहना है कि पीसीओडी के 2 मरीजों में जिनमें रजत परिवर्तन 4-4 5-5 महीने होता नहीं था, होता था स्कैंटी होता था, 1 महीना करने के बाद ही महीने में परिवर्तन हो गया, 2 दिन के लिए हो गया, इस प्रकार से। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं शेयर करूँ तो ये काफी लोग हैं इनके पास, अगर ये पहुंचता है तो अच्छा, इस प्रकार का है, आसान है। और फिर अभी हम सोच रहे थे मेरी नई संहिता जो रहेगी वो आयुर्योग संहिता रहेगी, केवल आयुर्वेद की नहीं रहेगी। हुआ है ऐसे कि शारीर जो सुश्रुताचार्य ने बताया है वो भिक्षाम योगी नाम होती केवल वैद्यों के लिए नहीं, योगी लोगों के लिए भी बताया है। और योग और आयुर्वेद साथ में थे। और एक मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर के बाद रिपीट करता है, व्याख्यान खत्म करने से पूर्व ज्यादा लोग इसमें समा जाएंगे। तो मुझे सिर्फ याद दिलाना, 7:25 को हम फिर से करेंगे इस प्रकार से। बीच में ऐसा हुआ कि आयुर्वेद के किसी लोगों ने सर पर ऐसा ही रखना है या राइट लेफ्ट कुछ भी करेंगे तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों जगह एक ही समय आघात होना है, ये महत्वपूर्ण है। रिदम जो है वो मेंटेन करना है। और भ्रामरी करते रहना है, ये बात इसमें अहम इस प्रकार का है। तो ये इस प्रकार से कर्णरंध्र धौती भी होती है, कान में उंगलियां डाल के भ्रामरी करनी, इस प्रकार से है। तो मुझे लगता है कि इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए ये अच्छा तरीका इस प्रकार का है। अभी भ्रामरी का प्रयोग ज्यादातर डिमेंशिया, अल्जाइमर, इसमें भी अच्छा होता है ऐसा कहना है। तो उसके बारे में भी सोचे और हम नियमित रूप से इस प्रकार को करते रहे। इसमें एक एल्यूमिनियम का रोल महत्वपूर्ण है डिमेंशिया, अल्जाइमर में। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाते हैं तो तुरंत छोड़ देना चाहिए, लोहे के बर्तन में खाना बनाना उचित, इस प्रकार का है। लेकिन जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, मैं कह रहा था कि हम दोनों आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, मैं और निसार शेख। और दोनों योग के बारे में बताते रहते हैं। उसने तो कैवल्य धाम का कोर्स किया है और पंचकोश के आधार पर वो डायग्नोसिस करता है और सुझाव आसन प्राणायाम के देता है उस समय में। तो हम सभी को इसमें जुड़ जाना चाहिए। तो जो वैद्य इस प्रकार से नियमित रूप से योग की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, केवल 1-2 दिन, हफ्ते में 1-2 दिन में, इस प्रकार की नहीं, हर रोज करना है। मैं करीबन आधा घंटा हर रोज करता हूँ। तो शायद हम ऑनलाइन निसार निसार शेख से कुछ बातें सीख सकते हैं। अभी मेरा जो योग सूत्र का पठन वो 3 हफ्ते नहीं हुआ है। और अगले हफ्ते भी बुधवार को ये अमावस्या है तो वो भी मिस हो जाएगा। लेकिन मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और केवल पातंजलि योग सूत्र ही नहीं, गैरंड संहिता, शिव स्वरोदय,
हठ योग प्रतिपिका, इनको भी साथ में जोड़ना चाहता हूँ। तो ये बहुत धीमी गति से चल रहा है, हफ्ते में एक ही बार अभी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन दोनों को साथ में लेके जाना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। वैसे स्वास्थ्य के बारे आयुर्वेद का स्वस्थ वृत्त जो है वो, और इनके यम नियम, और फिर आसन और प्राणायाम, ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं। हम दोनों साथ में लेकर चलेंगे तो योग का एक अलग पर्सपेक्टिव सामने आएगा। मैं शुरू में सोचता था कि थेरापेटिक योग ये वास्तव में अपेक्षित नहीं है। योग का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। तो थेरापेटिक योग जो आयंगार ने प्रचलित किया और बाकी सभी लोगों ने भी प्रचलित किया, उसका क्या संबंध है इस प्रकार से। लेकिन व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह जो सूत्र है, तो व्याधि पहला है उसमें। और ये अंतराय बताए गए हैं। अब तक प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, ये संज्ञा, ये समाधि का जो पहला अंग है, संप्रज्ञात समाधि, वहां पे शुरुआत करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि योग भी इस प्रकार से प्रत्यवाय को दूर करने के हेतु व्याधि के बारे में बताता है। तो थेरापेटिक योगा हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, थेरापेटिक योगा और मूल रूप से योगा और आयुर्वेद, खास करके स्वस्थ वृत्त, तो काफी कुछ बन सकता है। अभी योग का प्रचार एलोपैथी वाले लोगों ने ज्यादा किया है, क्योंकि उसमें उन्होंने उसका अध्ययन किया और मॉडर्न एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेस के ऊपर उसका समर्थन देने की कोशिश की। तो वो अलग तरीका है, लेकिन उसमें भी मानने वाले बहुत लोग हैं। एलोपैथी में मानने वाले खूब बहुत लोग हैं योग को। हमारे हिसाब में तो असत शरणम चक्रम ददर्श ध्यान चक्षुषा, तो योग आयुर्वेद का अवतरण ही योग के माध्यम से हुआ है, तो हमें जरूर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और हम सभी को योग नियमित रूप से करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप में से जो भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं और नियमित रूप से करने के लिए तैयार है, उनका एक ग्रुप बनाएंगे। हमने एक आयुर्योग गुरुकुल नाम का निकाला था कोविड-19 में, सोनाली शिंदे के साथ। और कंसेप्ट ऐसी थी कि पूरे विश्व भर में अब ये इम्यूनिटी के बारे में चर्चा चल रही है, और आयुर्योग के जरिए ये अच्छी तरीके से हो सकता है। लेकिन ये फेलियर रहा, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस वगैरह इसमें शेयर किए। लेकिन उस जमाने में विशेषता मुझे लगता था कि विदेशों से रिस्पांस ज्यादा अच्छा आएगा। लेकिन सभी उस कोविड-19 में उलझ गए थे, और विदेशों में तो काफी डेथ हो रही थी। तो सब घबरा गए थे और कुछ देखने के लिए तैयार इस प्रकार के नहीं थे। अब ये स्थिति बदल गई है। अब लोग फिर से अगर मूल रूप से इसके बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा जो अभी सिलसिला चल रहा है इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, गुंतवणूक आरोग्यातली, वो भी मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व भर में जाए, और उसके साथ ये आयुर्योग कंसेप्ट भी जाए। तो शायद ये बात बनेगी कि स्वास्थ्य अच्छी तरह तरीके से बनाते रहना, उसको बढ़ाते रहना, आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य इस प्रकार का प्राप्त करना, ये सभी बातें तभी उसमें हो सकती है। तो हमें करना क्या है कि नियमित रूप से योग का अध्ययन करते रहना है, और इसमें काफी अलग अलग पंथ है।
अयंगार का एक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा एक है, विवेकानंद का एक है। तो किस मार्ग को चुने, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद और योग ये एक हम अलग ब्रांच बनाएंगे उसकी, दोनों को साथ में लेके जाएंगे इस प्रकार से। और I have done device and do use yoga with Ayurveda. Okay. तो तुम जेएसवीसी में डाल दो, जेएसवीसी में एक अलग ग्रुप बनाएंगे आयुर योग इस प्रकार का। वैसे आयुर योग का हमारा है ही, उसमें जोड़ लेंगे इस प्रकार से। और शायद कुछ एक ढांचा बनाए कि कम से कम हमें क्या करना है हर रोज इस प्रकार से। और फिर पेशेंट्स के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं, ये भी बात सामने आनी चाहिए, और उसका प्रिस्क्रिप्शन हम देना आरंभ करेंगे। वैसे मैं तो बताता रहता हूँ, अनुलोम विलोम करो, उसमें मूलबंध करो, कपालभाति वैसे का कम लोगों को बताता हूँ, ओंकार के बारे में जिक्र करता हूँ। तो ये सभी बातें करनी है इस प्रकार से। और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो काफी बताएंगे। अभी तो मुझे लगता है कि जेएसपीसी में डाल दूं कि आई वांट टू जॉइन आयुर्वेद एक्टिविटी। तो एक बार सभी जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बारे में आगे कैसे बढ़ना है ये सोचेंगे। अभी निसार यूएई जा रहा है, 15 दिन नहीं है यहाँ पे। तो आने के बाद हम उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कैसे कर सकेंगे आगे। लेकिन मैंने देखा जो है वो कोश जो है, पंचकोश, उसके आधार पर निदान चिकित्सा करना, ये एक इसकी अलग खासियत है। और इन सभी का आसन प्राणायाम वगैरह जो सभी है, इन सभी का भली भांति प्रयोग करते रहना, ये एक उसकी खासियत इस प्रकार की है। तो मैं मानता हूँ कि इसको आगे लेकर चलेंगे। तो अभी शोणित स्थापन की बात कर रहे थे। मूल जो है ज्यादातर वो दो तरीके के हैं। एक हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए ब्लीडिंग होता रहता है। मेरे एक रिश्ते में गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उसने एक बार मुझे फोन किया कि उसके पास कोई औरत आई थी, हेवी ब्लीडिंग था, ऐसे मेनोपॉज के थोड़ा सा पहला एज था। तो उसने हार्मोन्स उसको दे दी, हार्मोनल टैबलेट्स, और फिर वो गायब हो गई। 4-5 महीने के बाद वापस आई। तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रही थी, तो उसने कहा मैं आयुर्वेद के पास चली गई थी। तो लेकिन जीएस विषय में सभी डाल दे क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं रहेगा। तो उस वैद्य की दवा से भी उसको थोड़ा ठीक लगा, 1-2 महीने ठीक चला, फिर से ब्लीडिंग ज्यादा होने लगा। तो वो फिर से इसके पास आ गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ गई। तो उसने पूछा, मुझे पूछा कि ऐसा कुछ होता है क्या, तुम्हारी दवा से कुछ हद तक अच्छा रहता है फिर रिबाउंड रिएक्शन आ जाती है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। तो तुम किस प्रकार से सोचते हो। तो मैंने कहा हमारे हिसाब में दोषों का संबंध रहता है, और प्रदर का कारण क्या है ये देखकर उसकी चिकित्सा होनी है। ज्यादातर रक्त दृष्टि पित्त ये कारण होते हैं, कभी कभी वायु भी ज्यादा कारण होता है। और ये दही या मसालेदार पदार्थ खाना, अचार वगैरह वगैरह, ये सभी कारण है। मानसिक भाव का भी कारण इस प्रकार के हैं। मैंने कहा तुम क्या सोचते हो। तो बोला हम हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा ही इसमें था, इस ये व्यक्ति में। तो हम हार्मोन्स देते हैं, उससे ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा प्लान पक्का होता है कि शुरू में हार्मोन देके ब्लीडिंग कंट्रोल करना और फिर स्पेक्ट्रमी कर देना, तो फिर आगे प्रॉब्लम ही नहीं रहती इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों लेकिन।
ये वश में हार्मोनल इम्बैलेंस है, वश में क्यों ना आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? उसने बड़ा अजीब जवाब दिया, नॉटी यूटेरस। गायनेकोलॉजिस्ट कह रहा है कि नॉटी यूटेरस इस प्रकार का है। तो सुश्रुत संहिता का सोच देखेंगे, अभी तो फिलहाल सोचा नहीं है उसके बारे में, मैं बताऊंगा। अगर कोई बच्चा नौटी हरकतें कर रहा है तो क्या हम उसको मार देंगे? ये तो बड़ी अजीब चीज है, नॉटी यूटेरस। ये साइंटिफिक टर्म कैसे हो सकती है? तो ये बड़ा अजीब चक्कर है। तो मूल में कोई जाना नहीं चाहता। सबसे आम मुद्दा ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, ये कोई जानना नहीं चाहता। अब जो मैंने पिट्यूटरी की बात कही और उसके लिए ये कपाल और अंदर धरती इसके बारे की बात कही, ये भी मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऐसा ही है। मूल रूप से सुधार लाना है तो नैसर्गिक खाना ही खाना पड़ेगा। नैसर्गिक जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, तभी मूल रूप से हार्मोन्स की समस्या जो निर्माण हो रही है वो खत्म हो जाएगी। जैसे ये हार्मोन देते हैं उसी प्रकार से हम थोड़ा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन वो भी आवश्यक है कि लोगों का विश्वास उसमें बन जाए, लोग हमारे पास टिके रहे। तो पीसीओडी, ओबेसिटी, ये तो काफी बड़ी समस्या है, इस प्रकार का है। थायराइड की बड़ी समस्या है, और पिट्यूटरी कही जाती है कि इन सभी की रानी है। तो उसके ऊपर ये सब कंट्रोल है। तो हम शायद नस्य के बारे में ज्यादा सोचे, हम शायद इस प्रकार के कपाल रंध्र धोती, कर्ण रंध्र धोती के बारे में सोचे, ताकि इसके ऊपर हम कुछ अच्छी चिकित्सा कर सके, सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें भली भांति इन सभी में दिलचस्पी लेनी है और प्रैक्टिस उसकी करनी है। तो ये एक अहम मुद्दा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, और हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। मेरी एक मुलाकात अमेरिका में हुआ है, मराठी में हुई है, वो काफी दिलचस्प मुलाकात है। हार्मोन्स एंड आयुर्वेद, उसी प्रकार से हम इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। दूसरा जो देखा जाता है वो फाइब्रॉइड के जरिए होता है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स है तो हेवी ब्लीडिंग होता रहता है, तो फाइब्रॉइड की चिकित्सा करनी है, उसके साथ में रक्त के बारे में सोचना है। और गर्भाशय शैथिल्य, ये भी एक कारण देखा जाता है। और उससे भी हेवी ब्लीडिंग, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग इस प्रकार का होता है। तो इन सभी के बारे में हम सोचने की अगर कोशिश करेंगे, तो ये शोणित स्थापन जो है, इस वर्ग का प्रयोग करना है, और इसमें शर्करा, लाजा, मधुक, मधु और ये केशर, इस प्रकार का रुधिर। मैंने केशर के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब इसके बारे में सोचेंगे। आपण आपण को शिरोरोगाचा विचार करायचा, आपण विकृत बघू ना, अपान विकृत बघू ना। दोनों का संबंध रहेगा। अपान वायु से जुड़ा है, ये एक बात अहम इस प्रकार की है। लेकिन जब शरीर इस प्रकार से बाहर फेंकने लगता है, अशक्ति आ जाती है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, वगैरह वगैरह बातें होती है, तो इसका मतलब ये है कि सारकेट विभाजन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा। उसका निसर्ग का एक कहना ऐसा भी है कि प्राणादि जो 5 वायु है, उनका सभी सिस्टम्स में रोल है। तो अन्नमादान कर्मा तो प्राणा कोष्ठम प्रकर्षति। ये जो चरकाचार्य ने बात बताई है, तो अंदर लेना ये प्राण का काम इस प्रकार का है। उदान जो है
वो उसको अगर ऊर्ध्व गति देनी है तो देने का प्रयास इस प्रकार का करता है, और खास करके श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में उदान का रोल ज्यादा है। लेकिन समान जो है वो पचन करने वाला, सारकिट विभाजन करने वाला इस प्रकार का है, और जो मलभाग बना है उसको बाहर निकालने वाला अपान इस प्रकार का है, और सार को पूरे शरीर में लेके जाने वाला व्यान है। तो इन 5 वायुओं के ऊपर अगर हम कार्य करते हैं किसी भी रोग के लिए इस प्रकार से, तो जो भी खाना खा रहे हैं हम उसको अंदर लेके जाना प्राण का है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। समान का पचन का कार्य है, और ये पचन अच्छा नहीं होगा, सार बनना चाहिए ज्यादा, उसके बगैर ये रस का उपधातु ज्यादा बन रहा है, रज जो बन रहा है वो रस का उपधातु ज्यादा बन रहा है। और वो बाहर जा रहा है, उसका कर्म ही उस प्रकार से बाहर जाना इस प्रकार का है, और ये सारकट्य विभाजन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, रस ज्यादा बनना चाहिए और ये कम बनना चाहिए, ये नहीं हो रहा, और फिर अपान उसको फेंक रहा है। तो केवल अपान की दृष्टि से नहीं हो रहा, प्राण से लेकर इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। और जो भी खाना पीना वगैरह इस प्रकार का है वो किस प्रकार सा है, उससे ये बढ़ रहा है क्या वगैरह वगैरह। असुर्या योनि व्यापक इस प्रकार का है क्या, पित्तला योनि व्यापक इस प्रकार का है क्या। योनि गर्भाशय संचित पित्तम संदुष्कयद अश्रु या सा अरजस का मता इस प्रकार के बताया गया है। तो पित्त के जरिए रजस का भी योनि व्यापक होता है, पित्त असुरजा योनि व्यापक भी होता है, पित्तला योनि व्यापक भी होता है। तो कहाँ से आरंभ है ये, एक तो संक्षिप्त क्रियायोग निदान परिवर्जनम के हिसाब से कारणों को टालना, और खास करके अनैसर्गिक जो आहार है उसको टालना, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। इसलिए मेरा पहला सुझाव रहता है कि ऑर्गेनिक भी नहीं, नैसर्गिक ही खाओ। सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग में जो बनता है वही खाओ इस प्रकार से। अभी एक मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है, मैसूर के नजदीक कहीं लोग इकट्ठा हुए थे, 2000 से ज्यादा इस प्रकार से, और बड़ा अच्छा आयोजन था, बहुत सारे देशी बीज वहां पे लाए गए थे, पूरे भारत भर से लोग आए थे, किसान आए थे, गरीब किसान भी काफी बड़े पैमाने पर आए थे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वो पोस्ट देखो। जीएसवीसी दोनों ग्रुप में, जीएसएस ग्रुप में शेयर की है मैंने। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। मैंने कोशिश की है कि जिसने वो लेख लिखा है उसके बारे में कुछ पता चले इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल अपान दूषित है ये बात नहीं है, तो कहाँ से दुष्टि है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और उसके आधार पर चिकित्सा करनी पड़ेगी। निदान भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, चिकित्सा भी अलग हो जाएगी। तो विशेषतः मानसिक भावों के जरिए जब ये इस प्रकार की विकृतियां होती है, शोक है, क्रोध है, मत्सर है, द्वेष है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ये मनोमय कोश का विषय है। उसमें भी हम जिस विचार को आगे लेकर चलते हैं, विचारों को लेना ये प्राण का काम है। अगर कोई व्यक्ति आपकी कहा बात सुन ही नहीं सकती, सुनती ही नहीं है, वो अपने अपने विचारों में मग्न है, और आप कुछ भी कहे उसका उसके ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं होने वाला है, तो उसका प्राण दुष्ट है। कि जो लेना है वो ही नहीं ले पाएंगे इस प्रकार से। अब प्राण की दृष्टि है तो क्या करेंगे, ये एक अलग बात रहेगी। उसका एक कहना था कि पर्वतासन में दो प्रकार से करना है, एक मूल रूप से
सांस लेना छोड़ना वगैरह ये बात, और हम पर्वत है इस प्रकार की कल्पना करना, और बाद में वो दोहराना, और उसमें वायु के स्थान पर लक्ष्य केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। तो मस्तक, वायु प्राणोत्तर मूर्धः, ये प्राण का स्थान है। तो इन प्रकार के व्यक्तियों में प्राण के स्थान पर आलंबन करना, सांस लेना छोड़ना यही बात लेकिन मस्तक पर कंसंट्रेट करना। फिर उरकंठम, ये जो है दोनों उदान के स्थान है वहां पे करना, हृदय व्यान का स्थान है वहां पे करना, समान नाभि सभान का स्थान है वहां पे करना और गुदद्वार या अपान क्षेत्र में कंसंट्रेट करना, या अपान के लिए कंसंट्रेट करना, इस प्रकार का है। अब सामान्य रूप से सभी के स्थान पे करेंगे ये एक होगा, लेकिन अगर हमें ये महसूस होता है कि वो सोचने के लिए ही तैयार नहीं है, आप जो भी कुछ बता रहे हैं वो सब ऊपर से चला जा रहा है, अंदर कुछ घुस ही नहीं रहा, तो प्राण अच्छा नहीं है। ये समझकर प्राण के बारे में बदलाव लाना। अब ये जो बदलाव बताएंगे वो भी अगर मानेंगे नहीं तो अलग बात है लेकिन अगर वो शुरू करते हैं तो अंदर लेना तो कम से कम शुरू हो जाएगा कि दूसरा क्या कह रहा है ये तो सुने, फिर उसका डाइजेशन करें। वो समान वायु का इस प्रकार का कार्य रहेगा, साधक पित्त का कार्य रहेगा। फिर उसमें से सार भाग को ग्रहण करे, और जो चीजें छोड़ देनी है वो छोड़ दे, ये आपन का कार्य है। मत्सर है, द्वेष है, क्रोध है, ये सभी बातों को छोड़ देना है इस प्रकार से। तो इस तरीके से अगर हम पंचकोशों को देखते हैं, मैंने उसको कहा कि पंचकोशों का विधान उपनिषद में है ना ही आयुर्वेद में है ना ही योग में है। तो उसका कहना था कि थोड़ा योग से जुड़ा है संप्रज्ञात समाधि की अवस्थाओं में से, लेकिन उतना स्पष्ट रूप वहां पे नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे हमारे खुद के लिए, हमारे मरीजों के लिए, ये प्रैक्टिकल इस प्रकार का अगर हो जाता है तो बात बन सकती है कि हम अलग तरीके से इन मरीजों को देखेंगे, सोचेंगे उनके बारे में और एक अलग निदान चिकित्सा पद्धति बनेगी जो मॉडर्न साइंस से काफी अलग है। मॉडर्न साइंस में तो अभी ज्यादा मैकेनिकल अप्रोच है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पर और योग का वहां पे विचार जो हो रहा है वो अलग इस प्रकार का है, लेकिन हम अपनी तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं और ये काफी अलग इस प्रकार का माहौल होगा। तो क्रिया ये जो है वो दोषों के ऊपर निर्भर है, और उसमें भी वायु पे ऊपर ज्यादा निर्भर है, और प्राणायाम की प्रक्रिया वायु पे ऊपर ही काम करती है। तो कप पंगु पित्तम पित्तम पंगु पंगवो मलधातवा वयन यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। तो वायु को वश में कर लेंगे तो काफी अच्छा इस प्रकार का माहौल होगा, और छोटी छोटी क्रियाओं को लेकर अगर ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये शायद मूल बंध लगाना, ये अपान को नियंत्रित करने का इस प्रकार का होगा, पचन उससे सुधारता है ऐसा उसका कहना था। लेकिन इन मरीजों में, प्रदर वगैरह में मरीजों में हम मूल बंध लगाने की बात करते हैं, शीतली शीतकारी जैसा प्राणायाम करवाते हैं और उसके साथ में अभी खाना पीना वगैरह तो सभी बातें सोचनी ही है, क्रोध वगैरह इस प्रकार के मानव भावों को भी सोचना है इस प्रकार से। तो फिर हम उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो एक आयुर्वेदीय निदान और आयुर्वेदीय चिकित्सा, इसमें एक अलग ही बात हो जाएगी। और इस दृष्टि से सभी रोगों को देखेंगे, चाहे कैंसर हो चाहे और कुछ हो इस प्रकार से।
तो एक अलग नमूना इस प्रकार का हो जाएगा और फायदेमंद इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, रुधिर स्थापन और दूसरे जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी समस्या है रुधिर स्थापन के हिसाब से, तो उसमें हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। लाजा सिद्ध जल और उसमें शर्करा डाल के लेने के लिए कह सकते हैं। गैरिक इसमें है, वो पुड़ियों में प्रयोग कर सकते हैं। यष्टि मधु है, मोचरस है, मोचरस का प्रयोग लोग करते ही रहते हैं, ये अलग बात इस प्रकार का है। और नेग्रोध का प्रयोग मैं करता हूँ, विशेषतः विटपथ संप्रवृत्ते रुधिरे नेग्रोध बताया गया है, तो उसका प्रयोग मैं करता रहता हूँ। लेकिन मूल रूप से ये व्रण की बात की गई है केशर के बारे में, तो शायद केशर हम इस अल्सरेटिव कोलाइटिस में अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि वहां तो व्रण है और व्रण को दुरुस्त करने वाला केशर है। तो अभी पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा याद आया कि अरे ये हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में ले सकते हैं। हम्म। स्निग्धम शिरोर व्रणजंतु जित, तो व्रणजित ये भी है और जंतुजित भी है। कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस में मैंने अंतराद कृमि इस प्रकार का निदान करके कृमिनल चिकित्सा करी है, खास करके रजनी का मतलब त्यातलं देणे रजनी का प्रयोग किया है। कृमिंगना हल्दी योषित प्रिया हट्ट विलासिनी, इस प्रकार कृमिंगना एक हल्दी का पर्याय शब्द है। गोक्षुर का प्रयोग कर सकते हैं, गोक्षुर कृमिंगना है और रसायन भी है। लेकिन इसमें मानसिक स्थिति का बहुत ज्यादा संबंध है अल्सरेटिव कोलाइटिस में खास करके और थोड़ा भी डिस्टरबेंस हो जाता है तो तुरंत बिगड़ जाता है। तो व्रण और जंतु दोनों के हिसाब से केशर अच्छा है, त्रिदोष शमन है और जरूर इसका प्रयोग कर सकेंगे, खास करके अल्सरेटिव का शोणित स्थापनगढ़ में भी है। तो इन सभी को भली भांति देखने की कोशिश करेंगे तो शायद एक अलग आयाम इसमें सामने आएगा और उसका भली भांति प्रयोग हम कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य तो ये है कि काफी तरीके से हमें देखना है। कुटोजचा पण चांगला उपयोग दिसतो अल्सरेटिव्ह कोलायटिस मध्ये, रक्तस्तंभन व मूल व्याधीसाठी पण उपयुक्त है, इसमें संदेह नहीं है। कुटजावलेह कुटज घनवट्टी इसका प्रयोग मैं भी करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। शुष्केशु बल्लातकम अग्रे मुक्तम भैषज मार्देश वत्सकत्व ये भी बताया गया है, अर्श में है ये। लेकिन मूल रूप से जो मानसिक भाव है उसके बारे में कैसा सोचेंगे, ये देखना है। वीर्य उष्ण आहे का, कुटज का? नहीं नहीं, कुटज तो शीत वीर्य है। अगर किसी को श्लोक याद है तो डाले। केशर उष्णवीर्य नहीं दिख रहा उस वहां पे स्पष्ट रूप से कुछ लिखा नहीं है। मानते हैं कि लोग केशर उष्णवीर्य इस प्रकार का, लेकिन शोणित स्थापनगढ़ में आया है और त्रिदोष शामक है। स्निग्ध है, तिक्त कटुक है, सिर्फ कटुक यही थोड़ा सा उष्णवीर्य वाला हो सकता है। तो शायद, और सुगंधी है, ये दूसरी एक बात है। सुखानुबंधी सूक्ष्म सुगंध रोचनो मृदु सुगंध जो है वो सुखानुबंध निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो उस दृष्टि से भी केशर का प्रयोग हो सकता है। वैसे मुस्ता ये भी सुगंध वाला है
आम पाचन अच्छा करने वाला इस प्रकार का है। तो रुधिर का ज्यादा नाक के शर से नहीं लिया जाता, क्योंकि नाकेश्वर में दो है, एक असल और नकली। ये जो रक्तवर्ण का है वही असल माना जाता है। कुटज कटको रुक्षो दीपन स्तुवरो हिमः, नो हिम ही है। अर्शोतिसार पित्तासर कफ तृष्णा कुष्ठनुत, कुष्ठनुत तृष्णा भी है। ठीक है। तो कटुका वृक्ष दीपन हिम है और फिर भी दीपन है, ये भी अच्छी बात है। आमाशय क्षोभ व मानस क्षोभ शांत होईल अशी चिकित्सा जोडीला दिली तर अल्सरेटिव्ह कोलायटिस मध्ये खूप चांगला व लवकर परिणाम दिसतो। सही है। लेकिन ये कैसे करेंगे? मौक्तिक का कुछ हद तक प्रयोग हो सकता है इसके साथ में, और उसके नतीजे भी अच्छे आते हैं। शीतली शीतकारी प्राणायाम मैं बताता हूँ। भ्रामरी एक अच्छी चीज इस प्रकार की है। और शायद शिरप पीछू हिमसागर तेल का, ये भी बात बता सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य आता है कि हम पंच कोशों के आधार पर निदान करने की कोशिश करें। उसका कहना था कि मनोमय कोश से संबद्ध में जैसे दूसरे के विचार एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, सुन ही नहीं रहे हैं, तो प्राण की दृष्टि है। इस प्रकार से उसका भली भांति पचन नहीं हो रहा है, तो समान की दृष्टि है। जो विचार छोड़ देने चाहिए वो छोड़ नहीं रहे, तो अपान की दृष्टि है। और फिर जो अच्छे विचार है उसको सभी शरीर में फैलाना, इस प्रकार से ये व्यान का कार्य इस प्रकार का रहेगा। उसी प्रकार विज्ञानमय कोश में अगर दृष्टि होती है तो फिर शास्त्र के विपरीत इस प्रकार की दृष्टि हो जाती है। जिसको समझ लेना है वो समझ नहीं ले रहे हैं शास्त्र के हैसियत से, इस प्रकार से उसका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा, इस प्रकार से। सभी ये जो बातें मन के बारे में बताई, उसी प्रकार विज्ञान के बारे में बतानी है। इसमें मूल रूप से अभिप्रेतार्थ क्या है, ये सबसे अहम मुद्दा होता है। अभिप्रेतार्थ कुछ है तो अलग बात, अभिप्रेतार्थ नहीं है तो एक अलग बात, इस प्रकार से। अभिप्रेतार्थ है तो सभी जो ज्ञान मिल रहा है उसको अभिप्रेतार्थ साधन के लिए लगाया जाता है। अभिप्रेतार्थ नहीं है तो कहीं भी भटकते हैं। तो ये ज्यादा खतरनाक है। तो हमें तो ये समझ में लेना चाहिए कि हम चाहते क्या है। ऋषिकेश मेहता की बात चली थी। तो उसको अभिप्रेत क्या है, इस प्रकार से रसशास्त्र आयुर्वेद का अंग नहीं है, मानस आयुर्वेद का अंग नहीं है, ये जो बताता रहता है उसको उससे क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, ये जब तक पता नहीं चलेगा और उसमें सुधार नहीं लाएंगे। निगेटिविटी फैलाने से बेहतर है पॉजिटिविटी फैलाए, इस प्रकार से। उदान आणि मन यांचा विचार कसा करावा, वो भी अभी मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया, ये जो बात उदान के बारे में बताई गई है, तो इसमें प्राणभूत स्रोतस में उदान का रोल क्लियर है, उसमें संबंध ज्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन बाकी सिस्टम्स के बारे में उदान का संबंध किस प्रकार का है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी का सब तो हो सकता है, प्राण का हो सकता है, समान का हो सकता है, अपान का हो सकता है, व्यान का हो सकता है, सिर्फ उदान रह जाता है।
कि कैसे उसके बारे में सोचे। तो मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ। और एक जो अलग मामा गोखले के विचार है कि उदान शीत गुण से और जल महाभूत से जुड़ा है, उसको लेकर कुछ हो सकता है क्या, ये थोड़ा सा देख सकेंगे इस प्रकार से। आमा प्रवाल गैरिक चंदन शतावरी धात्री सूचेखर शौक्तिक मनक्षोभ योग निद्रा मानस मानसी प्रवाल पाठामी शरण अनंता क्षीर एक्सेट्रा वापरता हूँ। मैं भी ये सब करता हूँ। लेकिन फिर भी सभी मरीजों में रिजल्ट्स नहीं आते, ये अहम मुद्दा है। और खास करके अल्सरेटिव कोलाइटिस तो काफी बड़ी समस्या है। जो जो बरस बरस सकते ये गोलियां खाते रहते हैं, मेजोकॉल डोज बढ़ता जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और मन की स्थिति अत्यंत नाजुक इस प्रकार की होती है, उनमें कैसे करेंगे, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो इन सभी का तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, फिर भी हर व्यक्ति को अलग तरीके से समझ के कैसे करेंगे, ये थोड़ा सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और मानस भावों पर जैसे ज्यादा जिक्र करेंगे, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ तर मनाचे वेगळी अवस्था आणि ध्यान द्रव्य याचा एक लेक्चर घ्या ना। अभी हमारे केस पेपर में मानस भावों के बारे में कुछ प्रश्न लिखे हैं। और पूछ लेते हैं लोग, जवाब भी देते हैं। लेकिन जब चिकित्सा लिखते हैं तो उसके ऊपर जिक्र नहीं होता। या जो भी उसमें त्रुटियां पाई गई है उसके बारे में सुझाव नहीं दिए जाते। फिरोदिया सर, मानसी आणि पाठा मिश्रण काय है? मांसी है और पाठा मिश्रण यानी पाठा और धमासा इस प्रकार का है। ये फणसलकर जी का प्रयोग था, काफी रोगों में किया जाता है। मैं भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग करता हूँ। और पाठा मिश्रण के साथ सारिवा होती है, और फिर बाकी द्रव्य रहते हैं, चाहे त्रिफला हो, चाहे गुड़ुची हो, चाहे कंटकारी गोक्षोर वगैरह इस प्रकार के होते हैं। और ये फणसलकर की खासियत थी इस प्रकार के पाठा मिश्रण के संयोग के आगे लेके जाने की। इसमें मानस मौसी भी डालता है। अभी मैंने मानस मित्र बटक मौसी के चूर्ण में उसका कल किया है और मौसी की भावनाएं दी है। तो मानस मौसी करके मैं प्रयोग करता हूँ पुड़ियों में। तो ये मानस मित्र वटक और जटा मौसी का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है। फिर भी मैं अभी सोच रहा हूं कि इस पंच प्राणों के आधार पर क्वेश्चनर बनाए। जो मानस भाव की क्वेश्चनर है उसको थोड़ा बदलाएंगे, बदल देंगे। पंच प्राणों के आधार पर क्वेश्चनर बनाए और फिर सीधा उसके आधार पर योग के बारे में हम बता सकेंगे कि ये करो इस प्रकार से। तो लीडिंग क्वेश्चंस होने हैं कि आप दूसरे की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ध्यान देते हैं उसकी तरफ या नहीं देते हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, आपको समझ लेना है कि प्राण की दृष्टि है इस प्रकार से। उसके ऊपर आप विचार करते हैं, उसमें से क्या लेना है नहीं लेना है इस प्रकार से बारे में सोचते हैं क्या, सोचते हैं तो ठीक है, नहीं सोचते हैं तो समान की दृष्टि है वगैरह वगैरह। इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चनर को बदला देंगे तो फिर सीधा उसके आधार पर हम प्रिस्क्रिप्शन दे सकेंगे कि ये करो। अभी ये हो रहा है कि ये बैकग्राउंड में रहता है, मुख्य चिकित्सा होती है तो युक्ति विपक्ष चिकित्सा होती है औषधों के आधार पर।
उसके भी रिजल्ट्स मिलते हैं, अलग बात है। और मामूली स्तर पर इस प्रकार से कुछ योग वगैरह बताते हैं या फिर दवाइयाँ देते हैं, जटामासी वगैरह इस प्रकार। लेकिन इसमें अगर हमें अच्छी तरीके से काम करना है तो ये क्वेश्चनर के बारे में मैं सोच रहा हूँ, उसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा बीच में मैंने विचार किया था, निसार से बात भी मैंने की थी, फिर बाद में छूट गया। तो अभी इसके जरिए मुद्दा सामने आया है तो उसको करेंगे। हा योग मी गाडवील सरांकडे शिकलो आहे. ओके. नालन सरांचे पुस्तक वाचले, त्यात द्रव्य कोणते वापरावे हे अजिबात उल्लेख नाही. कौन सी किताब पढ़ी आपने? हाँ, आहार रहस्य आणि भाग 1 से 5। तो उसमें बिल्कुल ये बात नहीं है क्यों प्रयोग करना है वगैरह इस प्रकार से, ये प्रयोग करना है, उन्होंने दे दिया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम जो समझ रहे हैं अभी उसमें काफी कमियां हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से भी कमियां हैं। अब मैं आयुर्योग की बात कह रहा हूँ, उसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। मैं भी सीख रहा हूँ इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हम 5 वायु के बारे में भली भांति अगर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा, और उसको योग के साथ जोड़ेंगे तो कम से कम ये हो सकता है कि वहां पे धारणा करें। आगे की स्टेज ध्यान है, पहले धारणा है और फिर ध्यान है। तो शायद परिवर्तन आने लगेगा, विचारों में जो परिवर्तन आ नहीं रहा वो विचारों में परिवर्तन आने लगेगा। तो सभी को योग करना ही है। ये अभी मेरा स्पष्ट मत है, सभी वैद्यों को, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके छात्रों को, इस प्रकार से तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर से वो जो मैंने वीडियो के बारे में बात की थी वो बताता हूँ। कि ये पिट्यूटरी जो है वो स्थान उसका, ये सर का हिस्सा और ये आज्ञा चक्र के ऊपर, स्थपनी के ऊपर, ये उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें है। तो वहां पे अगर हम कुछ कार्य करेंगे तो शायद पिट्यूटरी का नियंत्रण थायराइड पर है, ओवेरियन पर है, तो उसके ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। और उसके लिए एक कपालानंद्र धवती, ये शुद्धि की प्रक्रिया है, ये बात ध्यान में रखो, ये शुद्धि की प्रक्रिया है। तो शामक परिणाम कैसे करना है और इस प्रकार का परिणाम कैसे करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन पीसीओडी को लेकर उसने कहा था कि यहाँ और यहाँ, इन दोनों जगह अगर हम आघात करते हैं और उसके साथ में भ्रामरी करते हैं तो उसका कहना था कि पीसीओडी समस्या में काफी बदलाव आ रहा है, और जिनको 4-4, 5-5 महीने तक रज परिवर्तन नहीं हो रहा था या स्कैंटी हो रहा था बिल्कुल, उसमें 1 महीने में ही सुधार आ गया और 2 दिन तक रज परिवर्तन चला इस प्रकार से। तो ये एक अलग तरीका है। तो यहाँ पे आघात करना है और भ्रामरी करनी है, तो सांस लेना, सांस छोड़ते समय ऐसे 5 बार करना है। ये दोनों हाथ साथ में चलने चाहिए। भ्रामरी होनी है इस प्रकार से। और खास करके पीसीओडी और उसके साथ ओबेसिटी, ये दोनों में सभी लोग प्रयोग करें और अपने अपने अनुभव बताएं, मैं भी करने वाला हूँ। यमनियम यांना प्राणवायू यांचा प्राणवायूवर चिकित्सा म्हणून वापर करता येईल का? जरूर होगा, लेकिन ऐसा है ना, ये काफी मुश्किल है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये जो यम की बात कही गई है
कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार की हिंसा है और तीनों प्रकार के हिंसाओं से मुक्त होना है। काफी डिफिकल्ट है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम स्वाभाविक वैरत्यागः, ये उसका फल बताया गया है। और उदाहरण देते हैं कि सर्प ने छाया बना के रखी है उसके भक्त जो है उसके ऊपर, इस प्रकार से। ये काफी मुश्किल है। धीरे धीरे हम खुद पहले करने की कोशिश करें, फिर लोगों को बताने की कोशिश करें। तो मैं अभी तो जुड़ गया हूं कि सभी रोगों के बारे में केवल आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं सोचना है, योग की दृष्टि से भी सोचना है, एक कंबाइंड एफर्ट करना है इस प्रकार से। और जो निदान बनेगा यो आयुर्योग की दृष्टि से निदान बनेगा, चिकित्सा बनेगी वो आयुर्योग की चिकित्सा बनेगी, दोनों तरीके से चिकित्सा बनेगी। और एक अलग ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा इस प्रकार से। और शायद विदेशों में योग को पकड़ लेंगे, आयुर्वेद के बारे में हमारी खासियत रहेगी, लेकिन विदेशों में योग को पकड़ लेंगे और उसका आधार आयुर्वेद है, ये अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। तो ठीक है, कोशिश करते हैं और आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। What is त्रैलोक्य वैजयंती फार्मेसी नेम? कल किसी ने डाला था ना हेम्प स्ट्रीट। हाँ। तो देखो, ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानमातरात्, परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः। सर, हाँ, हे धमासा साम पित्तावर काम करतं का? साम पित्तावर पण करतं। धमासा त्रिदोष शामक आहे। दरालभाचापि वातपित्त कफारिणी, ऐसा एक चक्रपाणी दत्त के टीका में आया है, वातपित्त कफ प्रशमनी कारण ऐसा। की ते पाठा मिश्रण म्हणजे सगळीच म्हणजे सर्वच ह्याच्यामध्ये दिलं जातं ना, म्हणजे पोटाशी जे आहेत निगडित विकार त्याच्यामध्ये, आणि धमासा त्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आहे ना। मैंने एक व्याख्यान दिया था पाठा मिश्रण के ऊपर, शायद कभी अवसर मिलता है तो मैं बताऊंगा। दुष्पर्शकेन बिल्वेन सांगा। यवात्या नागरेणिमा एकैकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यर्ष सामृजम, ये मूल श्लोक है अर्श चिकित्सा में। तो फणसरकर शुरू में 4 प्रकार के पाठा मिश्रण का प्रयोग करते थे, बाद में वो केवल पाठा धमासे पर उतर आया है। तो ठीक है, थोड़ा उसके बारे में देखना पड़ेगा। सर, वन रिक्वेस्ट की तुम्ही हे जर त्याचा व्हिडिओ काढून पाठवलात ना, आता जे तुम्ही दाखवलं, तर ते सगळ्यांपर्यंत आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे करू शकू की पीसीओडी किंवा